हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सीटी महाकुंभ के नाम से एक सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है। माफ़ी चाहेंगे कि पिछले 2 या 3 दिन से क्लासें यहाँ पे नहीं हो पाई हैं, तो इसके करके कोई बात नहीं होती। क्लास जो है वो हमारी अब डेली अपलोड यहाँ पे हो जाएगा ही। तो हमने सीटी महाकुंभ के नाम से एक सीरीज को शुरू किया था। मेरे हिसाब से इसकी 3 क्लासें आपको मिल चुकी होगी। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास है वो कल आपके अपलोड यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीटी महाकुंभ के अंदर वो क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, इसके अलावा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो क्वेश्चन सीटी महाकुंभ के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ। और इसकी दूसरी खास बात ये है सीरीज की कि ये सीरीज बायलिंगुअल यहाँ पे चल रही है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में थ्योरी हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हरियाणा में मातृ देवी की 2 मिट्टी की मूर्तियां किस स्थान से मिली है? तो मैंने आपको पीछे जो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें एक क्वेश्चन हमारा कौन सा आया था? मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं या हरियाणा में जो मूर्तियां मिली है उनसे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो आप डिस्कस कर लेते हैं। इसने पूछा है हरियाणा का वो स्थान कौन सा है जहां से मातृ देवी की क्या मिली हुई है? मूर्तियां मिली है। और वो भी मिट्टी की मूर्तियां जो है ना वो किस स्थान से मिली है, ये बात पूछी है। तो एक तो आपने याद रखना है कि जब भी हरियाणा के अंदर मूर्तियों से क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कौन सा? ये हरियाणा में सबसे पुरानी जो मूर्तियां हैं ना वो किसकी मिली है? सबसे पुरानी मूर्तियां हरियाणा के अंदर किसकी मिली है, ये बात जरूर पूछता है। तो ये आपने बता देनी है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली है, ठीक है ना। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है ना ये सबसे प्राचीन मूर्तियां हरियाणा के अंदर मिली है। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, हरियाणा के अंदर जितनी भी मूर्तियां मिली है ना इसके ऊपर कौन सी कला का प्रभाव रहा है? तो मथुरा कला का प्रभाव ज्यादा रहा है। कौन सी कला का? मथुरा कला का जो प्रभाव है ना वो इन मूर्तियों पर ज्यादा रहा है। हरियाणा में मिलने वाली जो मूर्तियां हैं उन पर कौन सी कला का प्रभाव रहा है? मथुरा कला का। और ये जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं ना ये लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की, ठीक है। मिली कहां से हैं? तो कुओं और तालाबों के किनारे से मिली है ये, ठीक है ना। कुओं और तालाबों के किनारे से ये वाली मूर्तियां मिली है, तो अच्छे प्रकार से इसको नोट कर लेना। मेन स्थान हरियाणा में कौन से हैं? तो एक स्थान रहता है पलवल वाला, पलवल के साथ में एक स्थान कौन सा है? तो हाथीन उसी एरिया में पड़ता है। और एक कौन सा है? तो बदास वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ये वो 3 स्थान है जहां पर ये वाली मूर्तियां मिली हुई है। अब इसने पूछ रखा है कि मातृ देवी की मूर्तियां हरियाणा में कहां से मिली है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनावली जो है ना यहाँ से ये वाली मूर्तियां मिली है। अब देखो बनावली जो है ये प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। कौन सी जिले के अंदर है? यह फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ती है। कौन सी? बनावली। राखी गड्डी जो है ये कहां पर है? तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। राखी गड्डी जो क्या है? ये पूर्वी हड़प्पा की राजधानी इसको बोलते हैं। यहाँ से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ से 5000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। नर और मादा के कंकाल कहाँ से मिले हैं? राखी गड्डी से मिले हुए हैं। बनावली से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान बनावली से मिले हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं अच्छे प्रकार से। मीताथल कहाँ पर है? तो ये भिवानी का एक स्थान है, मीताथल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हड़प्पा का पूर्वी डोमेन। ये क्वेश्चन आया था पीछे कि पूर्वी डोमेन किसे कहा गया था? तो पूर्वी डोमेन जो है ना ये मीताथल को कहा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिरढाणा है ना ये पड़ता है फतेहाबाद के अंदर। बिरढाणा कहाँ पर है? ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। तो बिरढाणा हो गया और एक बनावली होगी, एक कुणाल हो गया। ये तीनों शहर कहाँ पड़ते हैं? ये फतेहाबाद के अंदर पड़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और स्थान है जिसका नाम है कुणाल। तो कुणाल से या तो पूछेगा रीगल क्राउन हरियाणा में कहां से मिला हुआ है?
रीगल क्राउन जो है ना, ये हरियाणा में कहाँ से मिला है? रीगल क्राउन हरियाणा में कुणाल से मिला है। कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। तो ये कुछ प्राचीन हड़प्पा स्थल है हरियाणा के अंदर, जिनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा, या तो पूछ लेगा कि कौन सा शहर कहाँ पर है, जैसे राखीगढ़ी है, बनावली है, मीताथल है, बिल्ढाणा है, कुणाल है, दक्षखेड़ा है, औरंगाबाद है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, तो अच्छी प्रकार से इनको नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है, बनावली जो है, मातृ देवी की जो मिट्टी की जो मूर्ति है ना, कहाँ से मिली है? बनावली से ही मिली हुई है, याद रखना। आगे बढ़े फिर, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है अपन देख लेते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल है? सबसे पुराना पूछा है इसने, है ना, कि सबसे पुराना जो है ना हड़प्पा स्थल हरियाणा के अंदर कौन सा है, और ऐतिहासिक स्थल की बात यहाँ पर हो रही है, हिस्टोरिकल पैलेस की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये वाली बात इसने पूछी। देखो नाम भी दे रखा है, हड़प्पा का जो हिस्टोरिकल साइट है वो कौन सी है। देखिए एक ऑप्शन दे रखा है बधाना, राखीगढ़ी, बनावली और कुणाल, बाकी वही तीनों के तीनों शहर आ गए यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे पुराना हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर, ये हरियाणा की बात हो जाए ना, तो वो बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। एक तो पूछता है कि इंडिया में कौन सा है, एक पूछता है हरियाणा में कौन सा है। तो हरियाणा के अंदर आपको ये वाली बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। इन ऑप्शन के हिसाब से अपन चले तो इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रहता है? राखीगढ़ी रहता है। अभी मैं बता करके आया हूँ, राखीगढ़ी आपका हिसार के अंदर पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। और जो बनावली है ना, ये पड़ता है फतेहाबाद के अंदर। बनावली कहाँ पर है? ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और कुणाल भी कहाँ पर है? ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस की है, तो याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? हिसार की। इसी हिसार के अंदर एक सभ्यता का नाम पूछ लेता है, कौन सी है? तो वो है सीसवाल सभ्यता। मैंने करवाया भी होगा आपको मेरे हिसाब से पीछे क्लासों के अंदर। तो सीसवाल सभ्यता है ना, इससे पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इसके टोटल हरियाणा में कुल कितने स्थान मिले हैं? कुल स्थान हरियाणा में इस सभ्यता के कितने मिले हैं? तो अभी तक हरियाणा में इसके टोटल 29 स्थान खोजे गए हैं। किसके? सीसवाल सभ्यता के। सीसवाल सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर 1938 और 39 के अंदर इसकी जो खोज की गई थी ना, वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो सीसवाल सभ्यता की खोज जे.एस. खत्री के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे.एस. खत्री एक व्यक्ति हुए हैं जिनके द्वारा इसकी खोज यहाँ पर की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सीसवाल सभ्यता की जो है ये कौन सी नदी किनारे हुआ करती थी? तो ये उस टाइम पे यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था चेतांग नदी। तो चेतांग नदी किनारे जो है ना, ये आपकी सीसवाल सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन जाएगा? सीसवाल सभ्यता के जो लोग थे ना, वो कौन सी जाति के हुआ करते थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति। कौन सी रहेगी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जो जाति है ना, इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। ये लोग इस जाति के हुआ करते थे। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसवाल संस्कृति में निवास करने वाले लोग कौन सी जाति के हुआ करते थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के हुआ करते थे। ठीक है, तो सीसवाल सभ्यता के जो लोग जो है ना, ये तांबे का प्रयोग करना भी जानते थे और कांसे का प्रयोग करना भी जानते थे। तो तांबा और कांसे का जो प्रयोग है ना, वो ये लोग अधिकतम किया करते थे। तो ये बातें आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए। तो सीसवाल संस्कृति हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपकी रहेगी हिसार के अंदर। इसी हिसार के अंदर क्या रहती है? राखीगढ़ी रहती है। तो याद कर लेना, सीसवाल सभ्यता को और राखीगढ़ी को, दोनों हिसार के अंदर है। ठीक है, और ये बनावली, इधर कुणाल है और इधर बिरढाणा है, ये सारे कहाँ पर? फतेहाबाद के अंदर पड़ते हैं। तो हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना हड़प्पा कालीन स्थल पूछा जाएगा, तो आपने बिना झिझक बता देना कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। आगे बढ़े, चलिए फिर। हरियाणा के किस स्थान से गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हरियाणा के किस स्थान से गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्के? अब देखो,
समुद्रगुप्त के बारे में पहले अपन कुछ बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्वेश्चन आ जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को ही कहा गया था। ये बात किसने कही थी? वीए सिम्थ ने कही थी। किसने कही थी? वीए सिम्थ जो है ना, इन्होंने क्या कहा था समुद्रगुप्त के बारे में कि ये क्या है, ये भारत का नेपोलियन है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का जो नेपोलियन है ना, ये किसको बोलते हैं? ये नादिर शाह को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? नादिर शाह को कहा जाता है। अब ये नादिर शाह क्या काम करता था? ये लूटपाट करने का काम करता था। नादिर शाह इंडिया में कब आया या हरियाणा में कब आया? तो ये 1739 के अंदर आया था। इसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था। मयूर सिंहासन को इसने लूटा था हरियाणा के अंदर। इसने करनाल का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो नादिर शाह को क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। ऐसे ही भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब इसी समुद्रगुप्त के टाइम के जो सिक्के हैं ना, ये पूछा है कि हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, मीताथल से प्राप्त हुए हैं। इसी मीताथल जो है ना, कहाँ पर है ये पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन भी कहा जाता है। किसको? पूर्वी डोमेन किसको बोलते हैं? मीताथल को ही कहा जाता है। इसी मीताथल से क्या क्या मिले हुए हैं? यहाँ से 13 छल्ले या 13 छल्ले कह सकते हो, और 2 भाले जो है ना, वो यहाँ से मिले हैं। तो 13 छल्ले और 2 भाले कहाँ से मिले हैं? ये मीताथल से ही तो मिले हुए हैं। कहाँ पर पड़ता है ये स्थान है? ये भिवानी के अंदर पड़ता है, याद रखना। तो सिक्कों के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो सारे के सारे अपने नोट कर लेने हैं। ऐसे ही एक स्थान पड़ता है कहाँ पर, जिसका नाम है खोखरा कोट। खोखरा कोट, ठीक है ना। इसी खोखरा कोट कहाँ पर पड़ता है? ये रोहतक के अंदर पड़ता है खोखरा कोट। तो यहाँ से भी क्या मिले हैं? यहाँ से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं खोखरा कोट से। सिक्के ढालने के सांचे जो है ना, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन से होते हैं? सिक्के ढालने के सांचे। सिक्के ढालने के सांचे हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिक्के ढालने के सांचे जो है ना, ये खोखरा कोट रोहतक से ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही अपन जो पढ़ करके आए थे, किसको? एक क्वेश्चन आता है हांसी से। ठीक है, तो हांसी को 1797 के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। नाम क्या रहेगा? जॉर्ज थॉमस को आपने पढ़ रखा होगा। और जॉर्ज थॉमस ने क्या काम किया था? हांसी को अपनी राजधानी बनाया था ना। इसने क्या काम किया था? हांसी को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1797 के अंदर बनाया था। इसी जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पर टकसाल स्थापित की थी। यहाँ पर टकसाल स्थापित की थी हांसी के अंदर। और यहाँ पर बनने वाले जो सिक्के हैं ना, उनको क्या नाम दिया गया था? उनको नाम दिया गया था सिक्का ए शाही। क्या नाम दिया गया था? सिक्का ए शाही। सिक्का ए शाही उनको कहा गया था। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वरना आपने हरियाणा के अंदर या हिस्ट्री के अंदर आपने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा होगा। आपने दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत के साथ में आपने मुगल वंश को भी पढ़ा होगा। आपने मुगल वंश को पढ़ा होगा। तो इन मुगल वंश के दौरान या दिल्ली डायनेस्टी के दौरान भी सिक्के काफी प्रचलित हुआ करते थे। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए भारत में शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे, या भारत में चमड़े के सिक्के किसने जारी किए थे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। जैसे क्या पूछेगा कि बताइए भारत में चमड़े के सिक्के जो है ना, वो भी जारी किए गए थे। तो चमड़े के सिक्के जो है वो किसने जारी किए थे? तो मैं आपको बता देता हूं। एक घटना ऐसी घटी थी, शायद आपने पढ़ रखा होगा, कि एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था हुमायूं। किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। तो हुमायूं ने, एक व्यक्ति है नाविक जिसका नाम था निजाम सक्का।
निजाम सक्का, ठीक है ना, ये कौन है? ये एक था नाविक। आपने हिस्ट्री के अंदर ये वाली बात पढ़ रखी होगी कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में क्या होता है, एक युद्ध हुआ था 1539 के अंदर, चौसा का युद्ध, और एक युद्ध होता है कौन सा, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। इन युद्धों के अंदर हुमायूं की हार होती है, लेकिन 1539 में चौसा का युद्ध जो हुआ था ना, वो कर्मनाशा नदी के ऊपर लड़ा गया था बिहार के अंदर, और उसी नदी के अंदर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े सहित कूद गया था। तो हुमायूं की जान को बचाया था एक भिश्ती ने, एक नाविक ने, नाम क्या था, निजाम सक्का। तो हुमायूं ने इस व्यक्ति को कह दिया था कि जिस दिन मैं दिल्ली लौटूंगा आपको मैं एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। तो हुमायूं ने निजाम सक्का को एक दिन का बादशाह बनाया था। तो इसने सोचा कि अगर मैं एक दिन का बादशाह बनूंगा ना, तो कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग लंबे समय तक याद रखें। तो इसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। मुगल वंश की बात है ये, और मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी, 1526 के अंदर हुई थी बाबर के द्वारा। हो जाएगा यहाँ तक? तो कुछ ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए कि खोखरा कोट कहाँ पर पड़ता है, रोहतक के अंदर। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं, तो खोखरा कोट रोहतक से ही मिले हैं। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा आता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हो, इस क्लास में अच्छे से बढ़िया वाले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और आपका सीईटी महाकुंभ की सीरीज आपको बिल्कुल बढ़िया हेल्प देने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ, नहीं, शायद ही ये क्वेश्चन आपने हरियाणा के अंदर पढ़ रखे होंगे। बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन मैं करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये सीईटी महाकुंभ, जब तक आपका सीईटी नहीं होगा ना, तब तक ये सीईटी महाकुंभ चलती रहेगी, और आपको बिल्कुल बढ़िया से नॉलेज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो जो भी साथी इस क्लास को पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। सुबह डेली 10 बजे ये क्लास अपलोड होती है, और एक क्लास हमारी चलती है 3:15 पे, यानी सुबह 3 बजे क्लास शुरू हो जाती है। वो हमारी क्लास लाइव चलती है, जहां पर मैं जिलेवार सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे, हरसचरित किसके द्वारा लिखा गया था। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी हरसचरित वाज रिटन बाय, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने हरसचरित लिखा था। एक पुस्तक का नाम है हरसचरितम। सबसे पहली बात तो ये आती है, ये हरसचरितम है क्या, यानी ये कौन सी पुस्तक की बात कर रहा है, ये हरसचरितम की बात कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने वर्धन वंश की अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन ने पढ़ा होगा ना कि वर्धन वंश जो था, क्या था, वर्धन वंश। और इस वर्धन वंश का अगर मैं कहूं कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था, वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछ ले, तो आपने बता देना है उस व्यक्ति का नाम था हर्षवर्धन। नाम क्या रहेगा उसका, उसका नाम था हर्षवर्धन। और इसी हर्षवर्धन का ना एक दरबारी कवि था, इसी हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। उस दरबारी कवि का नाम पता है क्या था, उस दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था, उसका नाम था बाणभट्ट। इसी बाणभट्ट ने जो पुस्तकें लिखी है ना, वो कौन कौन सी थी, एक तो यहाँ पर आ जाती है कादम्बरी, एक तो कौन सी पुस्तक थी, एक तो इसने कादम्बरी को लिखा था, एक इसने पुस्तक लिखी है हरसचरितम, या तो हरसचरित या हरसचरितम, ये पुस्तक लिखी गई है। एक इसने पुस्तक लिखी थी चंडी शतक, कौन सी लिखी थी, चंडी शतक जो है ना, एक इसने ये वाली पुस्तक लिखी थी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसने पूछा ही आपसे क्या है कि बताइए ये जो आपकी हरसचरितम पुस्तक है, ये किसके द्वारा रिटन हुई है। तो आपने बता देनी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। ये पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट कौन था, ये वर्धन वंश के सबसे पावरफुल राजा जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि नाम थे बाणभट्ट। उन्होंने ये वाली पुस्तकें लिखी है, उनमें से ये वाली पुस्तक हमसे पूछी गई है, बता दोगे। तो हर्षचरितम जो इस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। इसी हर्षवर्धन का एक दूसरा नाम भी हुआ करता था, इसे शिलादित्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। शिलादित्य की उपाधि से धारण की थी, यह भी याद रखना। अच्छा, खुद हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखी है। इसने कौन कौन सी लिखी है, तो हर्षवर्धन ने एक तो रत्नावली लिखी थी, रत्नावली। एक हर्षवर्धन ने लिखी है प्रियदर्शिका, कौन सी है,
प्रियदर्शिका, और एक हर्षवर्धन लिखी है नागानंदम। कौन सी है? नागानंदम। और नागानंदम क्या है? ये एक नाटक था, याद रखना। यानी हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक कौन सी लिखी है? 3 रचनाएं कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदम। और ये जो बाण भट्ट है ना, इसने कौन सी बुक लिखी है? इसने इसी हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, जिसका नाम क्या है? हर्षचरितम। तो याद कर लेना, यहां से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बाण भट्ट आ जाएगा। ठीक है, राज्यवर्धन जो है ना, ये कौन था? ये था वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक। वर्धन वंश की बात कर लेते हैं। वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं था, वो था प्रभाकर वर्धन। ये हर्षवर्धन का भाई था। आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। ये देखो, प्रभाकर वर्धन है ना, ये रहेगा वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक। वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे वास्तविक फाउंडर कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था अपना, जिसका नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन रहेगा। इसी प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी ना, इस पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। और इसी यशोमती और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसमें से एक था राज्यवर्धन, एक थी इनकी बहन राज्यश्री थी, और एक इनका भाई है जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। ठीक है ना, यानी हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री, ये तीनों भाई बहन थे। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन, और माता का नाम क्या था? यशोमती। इसी प्रभाकर वर्धन की कहते हैं कि 604 ईस्वी के अंदर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जैसे ही 604 में मृत्यु हुई ना, तो ये जो यशोमती है, ये इसी की चिता में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और जैसी सती हो जाती है, तो फिर राज्यवर्धन ने वर्धन वंश को संभाला था। उसके बाद कौन आ गया था? हर्षवर्धन आ गया था। वर्धन वंश की अगर पूछ ले कि पहली राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो वो तो थी थानेसर। फिर आपसे पूछेगा वर्धन वंश के किस शासक ने राजधानी कन्नौज को भी बनाया था, तो हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? इसने कन्नौज को अपनी दूसरी कैपिटल यहाँ पे बनाया था। हो जाएगा यहाँ तक है? तो बाकी मैंने आपको वर्धन वंश के बारे में फुल डिटेल में करवा दिया था क्वेश्चन के अंदर। यही अगर मैं कहूं कि हरियाणा की हिस्ट्री से कौन से वंश से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वर्धन वंश से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। खास करके हर्षवर्धन को लेकर के हरियाणा की हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीजें आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। आगे बढ़े, चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। चीनी यात्री हेन सोंग ने हरियाणा का भ्रमण किस शासक के शासनकाल में किया था? अब देखो, ये बात की कौन से वंश चल रहे हैं? वर्धन वंश की बात यहाँ पे हो रही है, और ये शासनकाल पूछ रहा है कि जिस समय चीनी यात्री हवेन सोंग आया। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं आप। सबसे पहली बात तो कई बार ये पूछ लेता है कि चीनी यात्री, ये जो हवेन सोंग है ना, ये कहाँ का यात्री था? आपको पता है कि चाइना का था ये। ठीक है, ये चाइना का यात्री है, तो ये इंडिया में कब आता है? ये 629 एडी में आया था। ये कब आया था? 629 एडी में आया था। ठीक है ना, तो 629 एडी में आया था ना, तो उस समय पूछ रहा है कि किसका शासनकाल चल रहा था? तो उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। किसका शासनकाल चल रहा था? हर्षवर्धन का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि हर्षवर्धन का जो जीवन काल है ना, देखो हर्षवर्धन जो है, एक तो होता है इसका जीवन काल। तो जीवन काल तो पूछे तो वो 590 से लेकर के ना, यानी 590 एडी में इसका जन्म होता है। 590 से लेकर के 647 एडी तक रहेगा क्या इसका जीवन काल। लेकिन पूछ ले कि इसका जो शासन काल है वो कब से कब तक रहा था। हर्षवर्धन का शासनकाल पूछे तो आपने बता देना है कि लगभग 605 एडी से लेकर के ना 647 तक क्या रहेगा, ये इसका शासनकाल रहेगा। तो पूछा क्या है कि किसके शासनकाल में आया था, तो शासनकाल किसका चल रहा था? हर्षवर्धन का शासनकाल यहाँ पे चल रहा था। कुछ बातें पिछले वाले पेज के अंदर मैं करवा रखी है, किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में। अब इसी हेन सोंग ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम पूछा गया था सी
यू की, पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ये पुस्तक इसी हर्षवर्धन के दरबार, हर्षवर्धन में ह्वेनसांग ने लिखी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग जो है ये वैसे इंडिया के अंदर भी रहा था, ये हरियाणा के थानेसर के अंदर भी रहा था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन कार्य भी किया था। किसने? ह्वेनसांग ने किया था। तो याद रखना, ह्वेनसांग से क्वेश्चन आता है, बाणभट्ट से क्वेश्चन आ जाता है, हर्षवर्धन से क्वेश्चन आ जाता है, राज्यवर्धन से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो दोबारा इनको करवाने की जरूरत नहीं है, पिछले ही क्वेश्चन में आपको करवा करके आए बिल्कुल बढ़िया से, है ना। ठीक है, तो याद रखना कि जीवन काल पूछ ले तो शासन काल पूछ ले तो हर्षवर्धन का रहेगा। हर्षवर्धन जो है इसके दूसरा नाम पूछ लेता है तो इसको शिलादित्य क्या कहा गया था? शिलादित्य भी कहा गया था। किसको? हर्षवर्धन को। ये बात आपको अच्छे प्रकार से पता यहाँ पे होना चाहिए। तो एक राज्यवर्धन है, एक प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि को धारण किया था अगर आपसे पूछे तो प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि को धारण किया था। परम भट्टारक, ठीक है ना, परम भट्टारक की उपाधि को ग्रहण किया था। किसने? इसी प्रभाकर वर्धन ने किया था। हो जाएगा यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग से पूछ रखा है, तो आपने बता देना है कि ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। अब आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि एक अरबी जो लेखक है, आपने कमेंट करके बताना है नाम क्या रहेगा अरबी लेखक, और ये अरबी लेखक कौन था? जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी। तो अल बरूनी है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? आपने कमेंट करके बताना है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। ये आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। किसके शासनकाल में इंडिया आता है? बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर हर्षवर्धन की। किसकी बात हो रही है? अल बरूनी की बात हो रही है, जो अरबी लेखक था। ठीक है, इसी अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। इसने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। किताब उल हिंद जो पुस्तक है ना, इसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसी पुस्तक को क्या बोलते हैं? 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसी पुस्तक को कहा जाता है। तो आपने बताना है ये एक अरबी लेखक था और ये किसके शासनकाल में भारत आया था। ये बातें आपने कमेंट करके जरूर बतानी है। और क्लास हमारी कैसी लगी बिल्कुल आपने कमेंट करके बताना है। और जितना हो सके आपके जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, जितना हो सके अगर कोई भी साथी जो भी आपका दोस्त है जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से आया है। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। किसी के अंदर हरियाणा का क्या नाम बताया गया है? ये हरियाणा के नाम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। महाभारत से तो क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था? ये क्वेश्चन अनगिनत बार एग्जाम के अंदर आया है। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। किस नाम से? हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। किसके अंदर? महाभारत के अंदर। कितनी बार क्वेश्चन आया है कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। अब ये देखो, इसने कहा कि जो हरियाणा शब्द है ये आर्यन से आया है। ये बात किसने कही है? यहाँ पर ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना हमारा, वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। डॉक्टर HR गुप्ता ने ये बात बोली है। कौन सी वाली? कि जो हरियाणा शब्द है ना ये आर्यन से आया है। जो आर्य जाति के लोग थे ना, आर्य जाति के लोग, इन्हीं आर्यों से क्या उपजा है? हरियाणा उपजा हुआ है। ठीक है ना। तो हरियाणा शब्द जो है ये आर्यन से आया है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर HR गुप्ता ने कही है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे प्रकार से पता हो जानी चाहिए थी। अब आपको मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है कि डॉक्टर जो पंडित राहुल सांकृत्यन है, इन्होंने हरियाणा को क्या नाम दिया था? आपने कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चाहमान शब्द के बारे में पूछा हुआ है, हरियाणा के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपने कमेंट करके बता देना है कौन सा। कि जैसे अगर मैं कहूँ
एक क्वेश्चन आता है भगवत गीता को लेकर के। भगवत गीता को लेकर के क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता में जो कुरुक्षेत्र है ना, इसे क्या कहा गया है? भगवत गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र का नाम क्या बताया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा शब्द को क्या बताया है कि यह आर्यना से आया है। कहाँ से आया है? ये आर्यना से आया हुआ शब्द है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ये यहीं तक हमारी फिनिश होती है। एक छोटा सा हमारा सेशन था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटी महाकुंभ के जरिए मैं आपको करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको क्लास बिल्कुल बढ़िया पसंद आ रही होगी और आप इसके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, है ना। तो अपन मिलते हैं कल इसी टाइम इसी क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तैयारी आपकी कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं। किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट में छोड़ दिया करो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ कल। तब तक जय हिंद, जय भारत।